अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है अबाउट एंजाइम्स। और आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ जो आपका डिफरेंस है बिटवीन द एपो एंजाइम एंड द होलो एंजाइम। तो ये बड़ा आपका अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द एपो एंजाइम एंड द होलो एंजाइम। तो आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में कि समटाइम्स कुछ एंजाइम जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनको अपने लिए एक हेल्पर चाहिए होता है जिसको आप बोलते हैं कोफैक्टर। तो आपने याद रखना है कि एक ऐसा एंजाइम जिसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड है, लेकिन आप उसको कोफैक्टर नहीं दे रहे हैं, आप उससे कोफैक्टर रिमूव कर देंगे तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा। मैं बात को रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको कोफैक्टर चाहिए है काम करने के लिए। तो अगर आप एक एंजाइम से उसका कोफैक्टर छीन लें, उसका कोफैक्टर रिमूव कर दें, तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा, उसको बोलेंगे एपो एंजाइम। तो मैंने यहां लिखा है कि एन एंजाइम, एक एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड। जैसे आपको मैंने बताया कि आप एक एंजाइम से उसका कोफैक्टर रिमूव कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। और हमें आइडिया हो गया कि कोफैक्टर के बगैर वो काम नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे कि वो आपके पास एक इनएक्टिव एंजाइम है। तो हमने क्या बात की अभी? हमने ये बात की है कि आप एपो एंजाइम कब कहेंगे। तो आप एपो एंजाइम का वर्ड वहां पे यूज करेंगे जहां पर एक एंजाइम से आप क्या चीज रिमूव कर लेंगे, उसका कोफैक्टर जो है वो रिमूव कर लेंगे और वो एक इनएक्टिव एंजाइम होगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट है होलो एंजाइम। तो एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि जो एपो एंजाइम है वो होलो एंजाइम में चेंज कैसे होगा। होलो बोलते हैं जो एक्टिव कंप्लीट एंजाइम है। तो आप गेस करके देखें कि अगर कोई आपसे पूछे कि जो एपो एंजाइम है उसके अंदर क्या चीज ऐड करने से, क्या चीज डालने से वो एक्टिव हो जाएगा, तो आपको समझ है इस बात की कि एपो एंजाइम के अंदर कोफैक्टर नहीं है। तो अगर आप एपो एंजाइम के अंदर कोफैक्टर डाल देंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो मैंने यहां लिखा है एडिंग प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कोफैक्टर। अगर आप कोफैक्टर को डाल देंगे किसके अंदर, एपो एंजाइम में, तो इट विल एक्टिवेट द एंजाइम। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप एपो एंजाइम के अंदर प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कोफैक्टर ऐड कर दोगे तो वो जो आपके पास एपो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा। तो हम यूं कहेंगे कि एक एक्टिवेटेड एंजाइम जिसके अंदर एंजाइम भी है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन एंजाइम को प्रेजेंट कर रहा है। तो एक एक्टिव एंजाइम कब होगा भला? एक एंजाइम एक्टिव तब होगा जब उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन भी होगी और साथ कोफैक्टर भी होगा। तो क्या हमने लर्न किया अभी? तो हमने पहला हमारा क्वेश्चन डील किया है डिफरेंस बिटवीन द एपो एंजाइम एंड द होलो एंजाइम। तो क्या सीखा हमने कि जो एपो एंजाइम है उसके अंदर एंजाइम में से कोफैक्टर रिमूव है, तो इसे बोलेंगे एपो एंजाइम। और अगर आप एपो एंजाइम के अंदर एडिंग कर दें ए प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कोफैक्टर तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और एक एक्टिव एंजाइम जो है उसके अंदर आपको मिलता है पॉलीपेप्टाइड चेन और साथ मिलेगा कोफैक्टर, तो ये एक एक्टिव एंजाइम है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है कि एक सेल के अंदर जो है वो एंजाइम कहां कहां मिलेंगे। आपको याद रखिएगा कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो पड़े होते हैं, वहां डिसॉल्व होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनल्स के साथ जो है वो लगे होते हैं, उसके अंदर होते हैं। और आपने याद रखना है इसके अंदर हम शुरू करेंगे कि कुछ हम एग्जांपल लेंगे समझने के लिए कि जो एंजाइम है उनकी एक सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैं बात रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम होते हैं वो समटाइम वो कुछ एंजाइम जो है वो डिसॉल्व होते हैं साइटोप्लाज्म में, और जो कुछ एंजाइम है वो अटैच होते हैं विद द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। और इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे कि कौन सी एग्जांपल आपके पास एंजाइम की हैं जो आपको डिफरेंट ऑर्गेनल्स में मिलेंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा कि वो एंजाइम जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, तो बिल्कुल टॉप पे आपको फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है कि वो एंजाइम जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। मैट्रिक के अंदर आप जो चीज ये पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन से मुराद है कि आप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का,
तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, और वो रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन में आप ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, एनर्जी लेंगे, तो उसके अंदर पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहां पे चलेगा क्रेब्स साइकिल। तो याद रखना है कि वो एंजाइम जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, दे आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां लिखा है कि वो एंजाइम जो इन्वॉल्व हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, वो एंजाइम जो इन्वॉल्व हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, दे आर प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स। चैप्टर 4 है आपका पार्ट 1 के अंदर, तो वो सेल के बारे में ही है। तो हम वहाँ पढ़ेंगे कि राइबोसोम जो है वो कैसे प्रोटीन प्रिपेयर करवाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे उसमें वो जो है कैसे प्रोड्यूस करेगा, एटीपी एनर्जी सोर्स कैसे है, पावर हाउस कैसे है। तो वो एंजाइम जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं आर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर इन द राइबोसोम्स। तो आप जानते हैं कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है हमारे पास है एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस आर इन द क्लोरोप्लास्ट। तो आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास जो है वो ऑटोट्रॉफ हैं और अपनी जो खुराक है वो खुद तैयार करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, जो ग्लूकोज को तैयार करने में इन्वॉल्व हैं। आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट को यूज करके ग्लूकोज तैयार करते हैं या वो सनलाइट को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। तो जो एंजाइम है फॉर फोटोसिंथेसिस आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। और आपके ज़हन में आ रहा होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन दिखता है आपको क्योंकि उसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल आपको मिलेगा। तो जो हमारा ये हमने भी सीखा है कि एंजाइम जो है वो रेस्पिरेशन वाले कहाँ पे हैं, एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे हैं और एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस कहाँ पर है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका आज का टॉपिक का बड़ा ही अहम पार्ट है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम। तो हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि जो एंजाइम हैं उनकी जो फीचर्स हैं, उनके जो करैक्टर्स हैं, उनकी जो खसूसियात हैं वो क्या हैं। तो आपने याद रखने, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डील किया कि जो एंजाइम होते हैं एक्चुअली वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। तो आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में जो हमारा पहला पॉइंट है वो हमारे पास है ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। तो डायग्राम भी आपको दिख रही है कि जो एंजाइम होते हैं वो ग्लोबुलर ग्लोब की तरह के आपको दिख रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पर, सेकंड मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, उसके अंदर आपको दिख रहा होगा दे इंक्रीज, मैं पढ़ के बोलता हूं जरा, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, मैंने गाइड किया था आपको कि जो एंजाइम होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से आपके जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और आपने याद रखना है कि एक एंजाइम जो है ऐसा नहीं होता कि एक रिएक्शन करवाया और खत्म हो गया और आपको न्यू एंजाइम चाहिए है, ऐसे नहीं होगा। बल्कि जो एक एंजाइम है वो बार बार यूज होगा विदाउट बीइंग यूज्ड अप, खुद इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है। जो आपका थर्ड पॉइंट है मैंने यहां लिखा है देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है, अब ये नहीं है कि आपने मॉलिक्यूल तैयार करना है एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल है जो आप तैयार करना चाह रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एंजाइम के जरिए रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट है वो बी बन जाएगी, ए नहीं बनेगी, चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो वही मैंने यहां लिखा है कि एंजाइम की मौजूदगी जो है वो प्रोडक्ट की नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर वो एसिड बनेगा एसिड बनेगा, अगर वो मॉलिक्यूल बी बनना है तो बी ही बनेगा, अगर सी बनना है सी बनेगा। ये नहीं होगा कि मॉलिक्यूल सी बनना था और एंजाइम्स की मौजूदगी में वो चेंज हो गया, ऐसे नहीं होगा। तो वो मैंने यहां लिखा है देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। आगे आते हैं, फिर आपको यहां पर दिख रहा है स्मॉल अमाउंट में, यहां लिखा है मैंने स्मॉल अमाउंट में जो एंजाइम है वो रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। अभी आपको बता के हटाऊं मैं कि जो एंजाइम होते हैं वो आपके पास जो है उनके अंदर उनकी अमाउंट जो है वो स्मॉल ही काफी होती है। मैंने कहा कि वो यूज्ड होते ही नहीं है, वो खत्म होते ही नहीं है, तो वो बार बार जो है वो कंज्यूम होंगे, यूज होंगे। इसीलिए
जो एंजाइम्स हैं वो आपको स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर हैं और वो स्मॉल अमाउंट के अंदर ही एक्सेलेरेट करेंगे, तो आपको लार्ज अमाउंट की नीड नहीं है। आगे मैंने लिखा है दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन। ये पुराने लेक्चर की बात है जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, मैंने आपको वहां पर भी सिखाया था कि जो एक एंजाइम होता है वो ऐसे नहीं होगा कि वो ऑल द रिएक्शंस करवा सके, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो जो एक एंजाइम है वो एक तरह के रिएक्शन पे वर्क करेगा। जैसे लाइपेज है तो लिपिड पे वर्क करेगा, अमाइलेज है आपके पास अमाइलोज पे कार्बोहाइड्रेट वर्क करेगा। तो एक जो आपके पास एंजाइम होता है वो एक तरह का रिएक्शन जो है वो कैटालाइज कर पाएगा। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है लास्ट लाइन में अ सिंगल एंजाइम कैन कैटालाइज अ सिंगल केमिकल रिएक्शन। तो जो एक एंजाइम है वो एक तरह का रिएक्शन जो है उसको चला पाएगा। तो यहां तक हमने क्या डील किया, हम पढ़ रहे थे characteristics of the enzyme। तो हमने सीखा all the enzymes are proteins, they increase the rate of reaction without being used up, their presence does not affect the nature of product। मैंने आपसे कहा कि एंजाइम्स की जो प्रेजेंस है, जो उनकी मौजूदगी है, वो प्रोडक्ट की नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। फिर हमने सीखा कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ही नहीं चाहिए हैं, तो स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है ये काफी है एक्सेलरेट करने के लिए, और दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन। तो एक जो एंजाइम है वो एक तरह के रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ये हमने यहां पर बात की। अब जाएंगे हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, वो आपको दिख रहा है कि दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द pH एंड द टेम्परेचर। तो दे आर सेंसिटिव टू माइनर चेंजेस इन द pH एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं कहना ही चाह रहा हूं, देखिए हमारी बॉडी के जो एंजाइम होते हैं वो 37 डिग्री पे काम करते हैं, 37 डिग्री पे काम करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो हमारी बॉडी के सारे एंजाइम्स हैं वो भी सेम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर को हाई कर देंगे बुखार की कंडीशन में, या अगर बहुत टेम्परेचर कम हो गया है, तो आपने याद रखना है कि हमारे एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं। तो टेम्परेचर के हाई होने से एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं, टेम्परेचर के लो होने से एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल सेम जो पॉइंट है, जो बिल्कुल सेम पॉइंट हमारे पास है वो पीएच के लिए, तो पीएच के लिहाज से भी एंजाइम जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा है कि सम एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो मैंने आपको बताया कि जो कुछ एंजाइम होते हैं हमारे पास वो, उनको मैंने कहा था कोफैक्टर रिक्वायर्ड है, उनको हेल्पर जो है वो रिक्वायर्ड है एंजाइम्स को। तो आपने याद रखना है कि जो सम एंजाइम है दे रिक्वायर कोफैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शन। और आपका जो लास्ट पॉइंट है मैंने यहां लिखा है दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपने याद रखना है कि एक रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी एंजाइम की वजह से और वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने याद रखना है जितनी एक्टिवेशन एनर्जी किस रिएक्शन के लिए कम होगी उतना वो जल्दी स्टार्ट होगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने हमारा काम शुरू किया था कि एपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है, फिर सीखा हमने जो डिफरेंट एंजाइम है वो हमारे सेल्स के अंदर कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, और हमने लास्ट पे डील किया था कि एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये हमारा टॉपिक था आज का। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।